Hello everyone, welcome to Surbox for all science related content. Keep watching. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के ओरिजिन से लेके हमारे डेथ के पॉइंट तक। द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी सेल के बारे में डिस्कस करना है हमें आज। बेसिकली मैं एक्चुअली बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दूसरे भी टॉपिक्स के ऊपर बात करूँ, लेकिन मेरा मानना है कि पहले हम खुद के बारे में जानेंगे तो हम बेहतर होगा, क्योंकि हमने ये ऐसा हो जाएगा कि हमने दूर दूर के प्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं, हमने गैलेक्सीज ढूंढ निकाली है, लेकिन हमने हमारे अर्थ को ही अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया। वैसे ही हम दूसरे कंसेप्ट को समझने से ज़्यादा अगर हम अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा जानेंगे तो हमारे लिए दूसरे कंसेप्ट को समझना भी उतना ही आसान तो नहीं कह सकता, लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन हमारे अपने अंदर इतना कुछ है कि उसे जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो इसी के साथ हम अब मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे हम टिश्यू लेवल है, टिश्यू के साथ ऑर्गन लेवल है। शुरुआत हमारे एटॉमिक लेवल से होती है। एटॉमिक लेवल के बारे में मैं किसी और दिन बात करूंगा। आज हम सेलुलर लेवल, क्योंकि सेल एक ऐसा जो बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का, उसके बारे में जानना और उसके अंदर जो डिटेल्स है, कितनी सारी जानकारी है जो हमें जानने को उत्सुक करती है कि कैसे एक छोटी सी चीज जो आंखों को दिखाई तक नहीं देती, वो कैसे हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है, कैसे वो उसके फंक्शंस को रेगुलेट करती है। ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए आज हम सेल के बारे में डिटेल में समझेंगे, बहुत ही डिटेल में। इस वीडियो के और भी पार्ट्स बन सकते हैं। तो इसमें मैंने सेल को और सेल के एक एक जो कंपोनेंट्स है उसको अ, एक साथ कोशिश की है कि जितना डिटेल में हो सके उतने डिटेल में एक्सप्लेन करूँ आपको। तो इसमें इस वीडियो में मैंने मतलब आगे देखेंगे हम कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने पहले ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वो भी जाके देख लीजिए। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप एक बार इसे, मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं उस बेसिस पे आप नोट्स भी बनाएंगे तो भी आपको बहुत मदद होगी। अगर आप 11th 12th या फिर 9th 10th के कोई बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो, या फिर आप फार्मेसी, कोई भी फील्ड जो इससे रिलेटेड होता है, तो आपको ये वहाँ भी बहुत मदद करेगा। तो प्लीज़ नोट्स वगैरह बनाने हैं तो लिख सकते हैं आप। और नॉलेज के लिए तो हम हमेशा तैयार ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ओके, व्हाट वी नो ऑलरेडी, इसमें मैंने 5 से 6 पॉइंट कलेक्ट किए हैं जिसमें हम ऑलरेडी सेल के बारे में क्या जानते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि सेल इज बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। मतलब हर सेल के चैप्टर में स्टार्टिंग इसी पॉइंट से होती है कि सेल इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन वो क्यों है, उसके अंदर ऐसा क्या है, यही हम आज इस वीडियो में जानेंगे। दूसरा पॉइंट, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। ऑब्वियसली यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, एक सिंगल सेल से अमीबा या फिर मल्टी सेलुलर जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सभी उस सेल्स की बदौलत ही डेवलप हुए। हमारी हर एक छोटी सेल मर्ज होकर एक बड़ी बॉडी बनाती है। उसमें बहुत सारे टाइप्स है। ऑलरेडी मैंने जो पिछली किंगडम वाली वीडियो बनाई थी उसमें आपको अंदाज़ा आ ही जाएगा कि हम कैसे डेवलप हुए हैं सालों से, हम कैसे कितने मिलियन साल पहले यहाँ पे आए थे। ये अगर आपको जानना है तो आप पिछले वीडियो में जान सकते हैं, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ। ओके, हमें क्या पता है कि सेल एक बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। और थर्ड, सेल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, यानी हम अपनी इन आंखों से तो उन्हें ऐसे सेल्स को नहीं देख सकते कि चलो हाथ देख लिया तो सेल दिखाई दे रही है, वो क्या कर रही है वो दिखेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जिसे हम लैब में स्टेन करके ही देख सकते हैं। बस ऐसे रख दिया और आपको सेल दिख गए, ऐसा कुछ नहीं। फिर आगे है कि
आगे हम जानेंगे सेल के बारे में और पॉइंट्स है। ओके। फोर्थ पॉइंट है कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ओके। सेल को 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। मतलब वो अपने लैब में कुछ कॉर्क सेल्स को देख रहे थे, मतलब ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उन्होंने कुछ कंपार्टमेंट जैसे हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा, और उस वक्त उन्हें ये किसी तरह सेल्स की तरह लगे, जैसे कि कॉम्पैक्ट रूम होते हैं ना हेक्सागोनल हनीकॉम्ब की शेप। उन्हें उस इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया सेल। इसलिए आज हम उसे सेल ही कहते हैं। और रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ, मतलब सेल्स के डिस्कवरी का फादर बोला जाता है। जो फिफ्थ पॉइंट है कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ऑब्वियसली सेल के जो भी डिटेल स्टडी होते हैं, यानी कि अब मान लीजिए किसी मेडिकल एग्जामिनेशन का हो या फिर कुछ और हमें बीमारी है, डॉक्टर वगैरह स्पेशली लैब्स होते हैं, उसमें जो सेल के ऊपर स्टडी की जाती है कि पर्टिकुलर डिसीज के बारे में हो गया या कुछ भी और भी जेनेटिक मेकअप वगैरह, उसकी जो स्टडी होती है, वो जो एक स्पेशली फील्ड जो एमर्ज हुआ है, जो स्पेशली ब्रांच बनाई है जो सेल की स्टडी करते हैं, उसे साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी बोलते हैं। जो सिक्स पॉइंट है कि सेल थ्योरी, सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट है वो है सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय थियोडर स्वान। ये हमें ऑलरेडी पता है कि सेल थ्योरी क्या है। मतलब जैसे ही रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड की, उसके बाद होल साइंटिस्ट कम्युनिटी इसके बारे में जानने लगी, उसके बारे में रिसर्च करने लगी कि कैसे हमारी एक, मतलब वो बहुत बड़ी उस जमाने में ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि जो ऊपर से दिखने वाली बॉडी वो असल में सबसे छोटी एक माइक्रो जैसी चीज है, वो उससे बनी है। तो सबके लिए बहुत हैरानी की बात थी, और साइंटिस्ट होते ही रिसर्च शुरू कर दी उन लोगों ने। तो उसी में एक साइंटिस्ट थे थियोडर स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। उन्होंने और रिसर्च की इसके बारे में, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे कि जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेल सेल ही कंट्रोल करता है, वैसे बहुत सारे पॉइंट थे। हम सेल थ्योरी को किसी और वीडियो में कवर करूंगा मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में जानेंगे कि कैसे सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। और हम इन्हीं मैंने जो बोला था कि हम वीडियो बन सकते हैं, तो ऑलरेडी मैंने इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको डिटेल में समझ आए कि एक्चुअली में हर चीज़ में क्या, मतलब कितना सारा पार्ट्स है। और एक्चुअली स्टूडेंट्स है, उन्हें बस ऊपर ऊपर बता के नहीं काम चल सकता, और नॉलेज के लिए हमें भी डीप में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले कंपोनेंट्स ऑफ सेल के अंदर चारों कंपोनेंट्स को पहले बड़े ही ऊपर ऊपर तरीके से देखेंगे, और उसके बाद हम डिटेल में एक एक पॉइंट को स्टडी करेंगे। तो जो पहला है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने चार कंपोनेंट्स लिए हैं इसके अंदर। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरा साइटोप्लाज्म या साइटोसोल है, तीसरा है ऑर्गेनेल्स, और चौथा है न्यूक्लियस। इसी तरह सेल के अंदर ये चार जो कंपोनेंट्स है, ये बन ये सारे एक अपना अपना फंक्शन है इन सब का, और हम इन्हीं के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेट मिनट, एक मिनट। ओके। तो पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इंक्लोजिंग साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स। फिर दूसरा है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, ये एक वाटरी फ्लूइड है इन विच ऑर्गेनेल्स फ्लोट। अब ऑर्गेनेल्स क्या है? स्मॉल स्ट्रक्चर्स विथ हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन। फिर आगे है सॉरी, आगे का हमारा जो कंपोनेंट था वो था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, एरो भी बनाया था मैंने, याद है, सॉरी।
ओके, न्यूक्लियस जिसके अंदर एक लार्ज ऑर्गेनल है, ये ऑर्गेनल्स है और ये न्यूक्लियस बहुत बड़ा सेल का सेंटर होता है। ये वो ऑर्गेनल है जिसके अंदर डीएनए, हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, उसके बारे में हमारी जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, सेल को किस तरह से डिवाइड होना है, आगे चल के उसे किस तरह के सेल्स डेवलप करने हैं, किस तरह के प्रोटीन जनरेट करने हैं, आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर हो गया, ट्रांसपोर्ट आरएनए या फिर टीआरएनए वगैरह, जितने भी जो इंफॉर्मेशन है, हमारी जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन जिससे हमारी पूरी बॉडी को डेवलप किया जाता है सिंगल सेल से, वो सारी इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के अंदर होती है, जो कि एक लार्ज ऑर्गेनल है जिसके अंदर डीएनए। हम इसके बारे में भी बहुत डिटेल में जानेंगे। ओके, तो पहला जो पॉइंट है, मैंने बोला था हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि हर एक कंपोनेंट को। तो पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी हम आगे और डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। बिल्कुल, ये जो सेंटर में बड़ा सा पाइप जैसा एक वेज है, एक रूट है जिसके अंदर डॉट्स डॉट्स है, एक्चुअली ब्लू कलर का नहीं होता है। एक मिनट में आपको थोड़ा है ना डिटेल में समझाने के लिए ब्रश का यूज़ कर लेता हूँ। ये जो है, ये एक प्रोटीन है जिसके अंदर, जिसके थ्रू हमारे जो इनसाइड और आउटसाइड का जो है, ओह सॉरी, वीडियो को ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं प्लीज़ इसे थोड़ा आगे बढ़ा ले लेता हूँ। मतलब ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर में होता क्या है। ये जो आउटर कवरिंग है हमारी सेल की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, यानी बिल्कुल ऐसे वेवी नेचर, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक वेवी नेचर का सर्कल है जो एकदम ऐसे वेवी वेवी की तरह है, मतलब वेव की तरह है, मूव कर रहा है, फ्लेक्सिबल है एकदम। दूसरा है, इट सेपरेट द सेल इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाँ, ये बॉडी के नहीं, सेल के बारे में भी होता है। हमने पिछले एक मेरी स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ अगर आप ये जानना चाहते कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल के जो अंदर का, यानी एक सेल मेम्ब्रेन है, एक बॉर्डर की तरह है। जो बॉर्डर के अंदर है वो हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड है जो सेल के बाहर है। अब आप बोलेंगे दूसरी सेल नहीं, दूसरी सेल नहीं, सेल के बीच में जो स्पेसेस है उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बोला जाता है। थोड़ी स्पेसेस होती है और वहाँ पे ये फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये फ्लूइड हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया उस सेल के लिए। अब तीसरा जो पॉइंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है वो है, ये एक सिलेक्टिव बैरियर की तरह फ्लो ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करती है। जैसे कि सेल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ गए तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होके आना होगा। तो पर्टिकुलर टाइप के, यानी कोई बैक्टीरियल आना नहीं चाहिए। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उन्हें इस तरह से वो डिज़ाइन ही होते हैं कि स्पेसिफिक जो चीज़ें उन प्रोटीन्स के लिए अटैच होगी, वही चीज़ उस चैनल के थ्रू अंदर आ सकती है और वही चीज़ उसी चैनल के थ्रू बाहर जा सकती है। मान लो कोई आयन्स हो तो वो वो एक स्पेसिफिक आयन चैनल से ही जाएंगे। कोई मान मतलब एक स्पेसिफिक चीज़, वो प्रोटीन डिज़ाइन ही वैसे होते हैं कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ को ही अंदर लेंगे, अगर दूसरी चीज़ उसके ऊपर ज़बरदस्त फिट करेंगे तो नहीं जाएंगी। इसीलिए ये रेगुलेट करता है फ्लो को, मटेरियल को जो आउट और इन जाएगा। अब सेल का वेस्ट मटेरियल हो गया वो भी तो बाहर जाएगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है। तो ओके,
ये हो गया। अब आगे हम और डिटेल में समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वगैरह समझेंगे अभी। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ओके, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैं आपको एक इमेज थोड़ी ओके, आई एम रियली सॉरी। हाँ, वंस अगेन मुझे सॉरी बोलने का कोर्स कंप्लीट होने वाला है शायद। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर किसे बोलते हैं? जितने भी लिपिड्स है उससे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिज़ाइन होती है, बनी होती है। इसके अंदर ही हमारे प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब उसमें लगे होते हैं। ऐसा मान लो जैसे किसी ने डाल दिए उसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, हम कनेक्ट कर दिया, अटैच कर दिए, उसके अंदर डाल दिए। तो यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज मैंने यूज़ की। मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कलर क्या है। तो ये जो बलून्स की तरह गोल 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 चीज़ें हो रही हैं, ये दो जो लाइन्स है, टेल्स है, ये फॉस्फोलिपिड्स है। और इसके अंदर जो इन्होंने ये ब्लू कलर की कैप्सूल्स जैसी चीज़ें दिखाई है, ये प्रोटीन्स है। असल में ऐसे नहीं है, मतलब बहुत अलग अलग शेप्स के होते हैं। इन्होंने तो बड़ा ही 3D मॉडल बनाया है अच्छे से। तो थैंक यू फॉर रेफरेंस इमेज। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड है। हम डिटेल में ना इन हर एक स्ट्रक्चर को समझेंगे कि लिपिड बाइलेयर एक्चुअली होता क्या है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। वेट अ मिनट, आज का वीडियो से वेट वेट करके ही लंबा होने वाला है शायद। ओके, मैंने जो फॉस्फोलिपिड्स के बारे में जो बात की थी ना, आज मैंने एक अलग ही टेक्निक यूज़ की है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, तो लिपिड मॉलिक्यूल्स, जो लिपिड बाइलेयर मैंने वो बताया था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बॉर्डर बनी है ना, वो एक्चुअली इन लिपिड से बनी है। और इस लिपिड मॉलिक्यूल्स तीन तरह की यूज़ होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। तो इसमें जो पहला और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 75% जो फॉस्फोलिपिड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। फॉस्फेट ग्रुप होता है जो जो राउंड है ना, बलून वाला, हाँ वही। ये जो राउंड है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है। ये केमिकली नेचर में एक्सप्लेन कर सकता हूँ डिटेल में, लेकिन आपको बस बेसिकली समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली है क्या इसके अंदर। केमिकली बहुत डिटेल में हो जाएगा, हम किसी और बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो ऊपर का जो राउंड शेप है वो हाइड्रोफिलिक है नेचर में। और दूसरी बात जो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है नेचर में। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग होता है और हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग होता है। और ये एक दूसरे को, आप अगर सेंटर में देखेंगे, यहाँ पे जो इमेज है उसके अंदर इन्हें किस तरह से अरेंज किया है, मतलब बिल्कुल एक ऊपर से नीचे टेल जा रही है और एक नीचे से ऊपर टेल आ रही है। और जो राउंड वाले जो हेड है उस फॉस्फोलिपिड का, वो हमेशा आउटसाइड है दोनों साइड में। एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ आउटसाइड है और एक इंट्रा सेलुलर यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ है। और इन्हीं के अंदर वो प्रोटीन्स एम्बेडेड है। ओके, ये हो गया। तो आगे हम देखेंगे कि और क्या है, और कौन सी दो लिपिड मॉलिक्यूल से जो लिपिड बाइलेयर को बनाते हैं। सेकंड जो है वो है कोलेस्ट्रॉल, जो 20% है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और थर्ड जो है वो है ग्लाइकोलिपिड्स। यहाँ पे एक इमेज भी है जिससे हमें अब पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको अच्छे से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। वेट अ मिनट, अभी यहाँ पे 5% ओके, हाँ सॉरी, कोलेस्ट्रॉल रहने देते। कोलेस्ट्रॉल जो 20% बनाता है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यानी फॉस्फोलिपिड 75% है, उसमें 20% कोलेस्ट्रॉल है और 3% ग्लाइकोलिपिड से, 3% नहीं सॉरी 5% जो टोटल मिला के 100% प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिज़ाइन करते बनाते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड का जो बाइलेयर है वो यहाँ पे किस तरह से अरेंज है। उसके अंदर ये चाइनल प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन भी है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, और ये कोलेस्ट्रॉल किस तरह से
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होते हैं और इन सभी के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। 5% ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब हम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। ओके, इम्यूनोलॉजी। पहला जो फंक्शन है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि एक्ट एज बैरियर। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हो गए, हमारी सेल की जो रिक्वायरमेंट है उन्हीं को अंदर आने देने की काबिलियत, उसे कहते हैं। जो नहीं है, जो अनवांटेड है, उसे अंदर नहीं आने देना, यही है एक्ट एज ए बैरियर वाला फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर सेकेंड जो है कि जो प्रोटीन है जो स्पेशलाइज है पर्टिकुलर ही चीज़ को अंदर आने देने के लिए, न्यूट्रिएंट्स हो गए वगैरह, वो प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में मदद करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। फिर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन के अलग अलग फंक्शंस हो गए, ये रिसेप्टार की तरह भी काम करते हैं, जो सेल्स के अलग अलग जो भी हमारे बाहर से कोई भी प्रोटीन को अटैच होने वाले जो भी सिग्नल्स आ गए, उन्हें सेल तक पहुंचाने के लिए ये प्रोटीन काम करते हैं और ये इन्हें रिसेप्टर बोला जाता है उन प्रोटीन्स को। दूसरा है इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी। जो ग्लाइकोलिपिड्स है, उसी की तरह ग्लाइकोकैलिक्स करके एक लिपिड्स है जो हमारी सेल को इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, ताकि ये हमारी ही बॉडी की सेल है और दूसरी सेल माइक्रोब वगैरह की है, ये इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ग्लाइकोकैलिक्स देते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वेट फॉर पार्ट 2। ओके, जय हिंद।